देखिए आप लोग, हीट देखिए, हीट क्या है ना, हीट देखिए हम लोग के पास बहुत सारे एनर्जी का फॉर्म है, उसमें से एक हीट भी एक एनर्जी का फॉर्म है। और ये जो हीट जो है ये एनर्जी को एक्सचेंज करता है, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करता है, एनर्जी एक्सचेंज करता है, ठीक है ना। यानी ये ट्रांसफर करता है एनर्जी को ट्रांसफर करता है, एनर्जी को। कब ट्रांसफर करता है? जब ये तभी एनर्जी को ट्रांसफर करेगा जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो। तब क्या होगा? अगर कोई दो बॉडी है, दोनों बॉडी में टेम्परेचर डिफरेंस है, तभी हीट जो है वो एनर्जी को एक्सचेंज करेगा। एनर्जी एक्सचेंज ऐसे नहीं होगा। जब दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तब एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। जैसे अभी एक रूम है, रूम में सबका मान लेते हैं रूम टेम्परेचर जो है उसमें सब सारा बॉडी है, यहाँ हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं होगा। तो यहाँ हीट एनर्जी कहाँ एक्सचेंज होगा? जब टेम्परेचर डिफरेंस हो, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो टेम्परेचर डिफरेंस को हम लोग कैसे समझते हैं? एक कोई हॉट बॉडी हो और एक कोल्ड बॉडी हो, ठीक है ना। तो जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है ना, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है दो बॉडी के बीच में, तब यहां से एनर्जी एक्सचेंज होता है। कहां से? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ एनर्जी जो है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, याद रखिएगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। मतलब हॉट बॉडी का मतलब टेम्परेचर यहां ज्यादा है, गर्म पानी टेम्परेचर ज्यादा है, ठंडा पानी टेम्परेचर डाउन। यानी हम बोलना चाह रहे हैं कि हीट एक एनर्जी का फॉर्म है जो एनर्जी एक्सचेंज करता है, एनर्जी ट्रांसफर करता है। कब? ये कब करेगा? जब दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो, दो बॉडी के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर करेगा? तो हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ। हॉट बॉडी का मतलब क्या हो गया? जब टेम्परेचर ज्यादा हो। कोल्ड बॉडी का क्या मतलब हो गया? जब टेम्परेचर कम। तो और ये तब तक करेगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर क्या हो? सेम ना हो जाए। ये तब तक करेगा ट्रांसफर जब तक कि दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाए? सेम ना हो जाए। एक एग्जांपल है कि ठंडा के मौसम में कोई बाहर से आता है तो उसका हाथ जो है ना बहुत ठंडा हो जाता है, और कोई रजाई के अंदर आदमी है मान लीजिए, है ना, और उससे अपना दुश्मनी बदला लेना है, तो कुछ मत करिए, जाइए, बाहर से आए हैं आप, डायरेक्ट उसके गाल पे हाथ को रख दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा? उस जो रजाई के अंदर में था वो हॉट बॉडी था और आप कोल्ड बॉडी है, तो उसके यहां से उसके तरफ से आपका एनर्जी क्या हो रहा है? हीट एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। और वो तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हो जाएगा, जो गर्म बॉडी था वो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और जो ठंडा बॉडी था थोड़ा गर्म हो जाएगा, ठीक है। तो हीट एनर्जी वहां नहीं ट्रांसफर होता है जहां पर टेम्परेचर सेम हो। दो बॉडी का टेम्परेचर सेम हो तो हीट एनर्जी ट्रांसफर नहीं होगा, हीट ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि टेम्परेचर दोनों का सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर हीट हमेशा वही ट्रांसफर होगा जब दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो। दो बॉडी का टेम्परेचर
डिफरेंस हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और तब तक होगा जब तक कि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं आए, मतलब दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो। और तब तक ट्रांसफर होगा जब तक कि दोनों बॉडी इक्विलिब्रियम में ना आए, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं आए मतलब टेम्परेचर सेम नहीं आए, तब तक ट्रांसफर होगा। सही है। आपके बुक में एक चीज लिखा हुआ है इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, और ये ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्लास 11 में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने वाले हैं हम लोग, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, उस चैप्टर के लिए जो भी साइंस स्टूडेंट है। तो इंटरनल एनर्जी क्या है भाई? तो नाम से दिख रहा है इंटरनल एनर्जी, अंदर का एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी कैसे होता है? क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी पैदा होता है, क्या वजह से? तो इंटरनल एनर्जी को आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं, कोई कोई बुक में ई से भी डिनोट किया जाता है, ठीक है ना? ये जो हम पढ़ा रहे हैं 11 क्लास का है, आपका बुक में है लेकिन 10 में, लेकिन उसके बारे में उतना डिटेल नहीं है, बस थियोरेटिकली इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन नहीं है। इस वजह से आपको रटना पड़ेगा, नहीं तो आप समझ लीजिए फिर रटना नहीं पड़ेगा। तो इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करते हैं या ई से कोई कोई बुक में डिनोट किया जाता है। ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है? ये इंटरनल एनर्जी होता क्या है? तो ये इंटरनल एनर्जी क्या होता है, आइए अब हम लोग जानते हैं। अगर कोई बॉडी है, कोई सिस्टम है, मान लो गैसियस सिस्टम है, तो मॉलिक्यूल होगा, गैस का मॉलिक्यूल होगा, हाँ या ना? अब ये मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। या गैसेस का कोई भी मॉलिक्यूल है, मान लीजिए, अभी गैसेस का बात नहीं करते, कोई भी मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और जब हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके 11th क्लास में, तो दो प्रकार का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक वंडर वाल फोर्स। क्या बोल रहे हैं? एक वंडर वाल फोर्स और एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये पढ़ेंगे हम लोग 11th क्लास में, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। कैसे होता है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में? ध्यान से देखो, खाली रटो मत। मॉलिक्यूल बनता किससे है? एटम से। जब दो एटम कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनता है। दो एटम कंबाइन कैसे होता है? तो एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन, एटम के पास क्या होता है? ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करता है? शेयरिंग करता है। शेयरिंग क्यों किया? तो भैया कहीं ना कहीं क्या हो गया? अट्रैक्शन हो गया। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ये एक एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाया। तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे डेवलप हुआ? तो मॉलिक्यूल कंबाइन किससे होता है? एटम से होता है। और एटम के पास होता है इलेक्ट्रॉन, एटम के पास होता है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। जस्ट लाइक न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, जस्ट लाइक न्यूक्लियस, कोई एटम का न्यूक्लियस और सेल में है इलेक्ट्रॉन, इसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो मॉलिक्यूल, तो उसका मतलब है कि जो मॉलिक्यूल बन रहा है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। हाँ या ना बोलिए? हाँ। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कौन सा एनर्जी बोलते हैं? इसको बोला जाता है, जब भी याद रखना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आए और आपसे पूछे कौन सा एनर्जी है, तो बोलना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्योंकि चार्ज के कारण आया, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी जब भी मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल कोई भी, देखो ये केवल गैसेस मॉलिक्यूल का बात नहीं कर रही है, लिक्विड मॉलिक्यूल भी हो सकता है, सॉलिड मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उस समय जो एनर्जी पैदा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जैसे मॉलिक्यूल किसको बोलते हैं?
हम आप सभी लोग को बोले मॉलिक्यूल किसको बोला जाता है पता है? एक घर का फैमिली को, और दूसरे मॉलिक्यूल तुम्हारा घर के बगल वाला फैमिली को। तो तेरा और मेरा घर के बगल में जो आदमी, हम लोग के बीच में बातचीत हो रहा है, काहे की बातचीत हो रहा है? मैं पूर्वज से उसका दोस्ती था, जन्म जन्म से थोड़ी दोस्ती था। हम यहाँ आए, हम लोग का बातचीत हुआ, यानी दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? अरे हाँ या ना बोलो। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में भी वंडरवाल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। केमिस्ट्री का भाषा में बात कर रहे हैं, तभी समझ पाएंगे। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो मॉलिक्यूल के बीच में होता है। तो भैया कौन सा एनर्जी हुआ डेवलप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से? तो पोटेंशियल एनर्जी। अब कोई चीज देता है, मान लो मेरा घर से चिकन बना, हम देते हैं तो मेरे पास कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज। वो लेता है चिकन तो वो हो गया नेगेटिव चार्ज। दोनों घर के बीच में प्लस माइनस हुआ कि नहीं हुआ? और प्लस माइनस से अट्रैक्शन हुआ कि नहीं हुआ? ये प्लस माइनस से अट्रैक्शन, कौन सा अट्रैक्शन हो गया? कौन सा एनर्जी डेवलप हो गया? पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर? तो आज से हमेशा ये याद रखना है कि ये 11 क्लास में समझाया जाएगा, हम अभी समझा दे रहे हैं। मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो पोटेंशियल एनर्जी होता है। ठीक है? अब मान लो ये गैसियस मॉलिक्यूल होगा, मान लो, तो गैसियस मॉलिक्यूल में सर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। गैसियस मॉलिक्यूल में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है, दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस ज्यादा होता है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है। इस वजह से गैसेस मॉलिक्यूल क्या होता है? कोई भी मोशन में, जिगजैग मोशन में घूमता रहता है। इसी को जिगजैग बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। हम जो भी समझा रहे हैं केमिस्ट्री के तौर पे समझा रहे हैं, क्योंकि आपको तभी समझ में आएगा। फिजिक्स में भी यही कॉन्सेप्ट है, थोड़ा घुमा के बस। तो ब्राउनियन जो गैसियस मॉलिक्यूल होता है, ये गैसियस मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है? जिगजैग मोशन में घूमता है, क्योंकि दोनों के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है। अब जगह ज्यादा होगा तो क्या होगा? जैसे अभी मेरे पास जगह है तो हम घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे? इधर जगह नहीं रहता, यहाँ भी स्टूडेंट बैठा हुआ रहता है, यहाँ भी बैठा हुआ रहता है, तो क्या होता है? हम नहीं घूम पाते, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम था, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाता। तो भैया जगह है तो वो गैसेस मॉलिक्यूल ब्राउनियन मोशन, जिगजैग मोशन में घूमता है। अब घूमने से क्या हुआ? मोशन आया तो भैया क्या हो गया? काइनेटिक एनर्जी आया। अरे ये मोशन है ना, ब्राउनियन मोशन, तो मोशन से कौन सा एनर्जी आता है? काइनेटिक एनर्जी। आया कि नहीं आया? तो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसके वजह से जो एनर्जी पैदा होता है वो तुमको दिखाई दे रहा है। पोटेंशियल एनर्जी भी होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो फिर आपके सवाल में आया सर गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो नहीं है, तो पोटेंशियल एनर्जी तो बहुत ना के बराबर होगा। एकदम सही बात है, एकदम सही बात है कि नहीं? तो हम बस जानना चाह रहे थे कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे होता है। अच्छा, अब कोई बॉडी, ये तो मोशन के कारण हुआ। अब कोई बॉडी मान लो रोटेट कर रहा है सर्कुलर मोशन में, तो वहां पर भी मोशन हुआ, तो वहां पर भी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी हुआ। लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ड्यू टू रोटरी मोशन, कोई ड्यू टू रेसिप्रोकेटिंग मोशन, तो फलाना फलाना कर करके बहुत सारा होगा, एनर्जी का टर्म आ जाएगा, आएगा। हम लोग मात्र जानते हैं कितना टर्म एनर्जी में? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इसी से हम लोग की जिंदगी चल रहा है। ऐसे से करके बहुत सारा एनर्जी का टर्म होगा जो एक मॉलिक्यूल के पास होता है। लेकिन हम लोग बेसिकली जानते हैं किसको है? पोटेंशियल एनर्जी को और काइनेटिक एनर्जी को। तो ये दोनों एनर्जी का जो सम होता है वही कहलाता है इंटरनल एनर्जी, वही कहलाता है इंटरनल एनर्जी। हाँ या ना बोलिए? ऐसा ही आपका बुक में लिखा हुआ है कि टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता, रट लेते। अब आप समझ में आ रहा है कि मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से डेवलप हुआ,
पोटेंशियल एनर्जी। मोशन से डेवलप हुआ काइनेटिक एनर्जी। मोशन कैसा भी हो सकता है, रोटरी मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन, फलाना मोशन, ढिकाना मोशन, यूसीएम मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसकी वजह से हमेशा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का 5-6 टर्म आ जाएगा और सबका सम क्या कहलाता है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम या ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का, उस मॉलिक्यूल का इंटरनल एनर्जी। तो कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज इंटरनल एनर्जी, तो आप क्या समझेंगे? और ये आप 11 के लिए भी समझ लीजिए, क्या समझेंगे? तो भैया इंटरनल एनर्जी क्या है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में मोशन है, गैसेस मॉलिक्यूल के बीच में मोशन होगा। जनरली हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल का ही बात करते हैं, जनरली हम लोग गैसेस मॉलिक्यूल का ही बात किया जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जब गैसेस मॉलिक्यूल का बात होगा तो वहां अट्रैक्शन जीरो हो जाएगा, अट्रैक्शन कम हो जाएगा, तो वहां पोटेंशियल एनर्जी जीरो के बराबर आ जाएगा। तो वहां केवल इंटरनल एनर्जी किसको डिफाइन करेगा, काइनेटिक एनर्जी। किसको डिफाइन करेगा? इन द केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल, इंटरनल एनर्जी विल बी द काइनेटिक एनर्जी। और हम लोग केटीजी पर हैं। केटीजी क्या है? काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। काइनेटिक थ्योरी ऑफ द गैस पढ़ाया गया होगा ना 8 क्लास 9 क्लास में। अरे हाँ या ना? देखिए हम क्या लिखवा रहे हैं, इन द केस ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इंटरनल एनर्जी विल बी द इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी वहां क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। अरे गैसियस मॉलिक्यूल में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां होता है, बहुत कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया, पोटेंशियल एनर्जी कम हो गया, ना के बराबर हो गया। तो वहां मोशन के कारण खाली देखेंगे, तो वहां मोशन कारण क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। इसका मतलब ये पूरी इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करेगा, गैसेस मॉलिक्यूल में टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। और हम आपको बता दें, इंटरनल एनर्जी आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, इतना सारा एनर्जी का टर्म आएगा। आपको बस लिमिटेड वर्जन में बताया जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का एक फलाना टाइप्स है, ड्यू टू रोटेशनल, ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू रेक्टिलिनियर, फलाना ढिकाना, ट्रांसलेटरी मोशन, घंटा मोशन, है ना। तो उस कितना काइनेटिक, कितना आप कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए आपको एक सिंपलेस्ट वर्जन में बोला जा रहा है कि इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। और यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी, भी बता दे, यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। आपको क्या लग रहा है, खाली दोनों को जोड़ देंगे तो क्या इंटरनल एनर्जी आ जाएगा? नहीं, आप इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। इंटरनल एनर्जी मतलब सिस्टम का एनर्जी, मॉलिक्यूल के अपना अंदर का एनर्जी, बहुत सारा एनर्जी हो सकता है। पोटेंशियल एनर्जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हुआ, उसके पोजीशन से हुआ। अच्छा एक बात बताओ, ये पेन यहां पर है, तो ये कैसे आया? तो ड्यू टू इट्स पोजीशन, पेन के पास है पोटेंशियल एनर्जी। जब ये नीचे गिर जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? तो भैया कहने का मतलब है कि आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हाँ आप ये समझ जरूर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी जो होता है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम ही होता है। हाँ उसमें अलग अलग वैरायटी आएगा, काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटरी, ड्यू टू सर्कुलर, ड्यू टू रेक्टिलिनियर, ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन, फलाना ढिकाना, ये सब होगा, है ना। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आएगा पोटेंशियल एनर्जी, और आपका पोजीशन से आएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो अलग अलग टाइप का ये सब आने वाला है, लेकिन हाँ यही लोग आएगा, ये चीज का बात है। लेकिन इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं इंटरनल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम होता है, उसमें वैरायटी अलग आता है। दैट्स व्हाई यू कैन नॉट कैलकुलेट, यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। तो क्या हम कैलकुलेट कर सकेंगे? यू कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू कैन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। क्या, क्यों? हम लोग इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, लेकिन चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो व्हाट इज चेंज? चेंज क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में जो इंटरनल एनर्जी होगा कोई बॉडी का, कोई मॉलिक्यूल का, और इनिशियल में जो इंटरनल एनर्जी होगा, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमको चेंज इन तो मिल जाएगा ना।
हाँ, इंटरनल एनर्जी नहीं कैलकुलेट कर सकते क्योंकि उसमें बहुत सारा पोटेंशियल एनर्जी का टर्म होगा, बहुत सारा काइनेटिक एनर्जी का टर्म होगा, लेकिन चेंज तो कर सकते हैं ना अगर हमको फाइनल पता है और इनिशियल पता है तो यू कैन कैलकुलेट ए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, यू कैन नॉट कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी। इसके ज्यादा भी और चीज है क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट वेरिएबल है, तो सब आपको 11 में पढ़ना होगा, है अभी लफड़ा लेंगे, है ना। स्टेट वेरिएबल डिपेंड करता है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे, तो ये सब 11 में चलेगा। ठीक है, पूरा समझ में आया इंटरनल एनर्जी का पूरा। दूसरा चीज आपको पता चला कि मेरा हीट जो ट्रांसफर होगा वो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से ही ट्रांसफर होगा। मेरे बात को सुनना, हीट ट्रांसफर होगा बॉडी के टेम्परेचर डिफरेंस से। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है तो हीट ट्रांसफर नहीं होगा, दो बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो ही हीट ट्रांसफर होगा। और हीट कहां से ट्रांसफर होगा? हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर। क्लियर है? टेम्परेचर अगर सेम होगा हीट ट्रांसफर नहीं होगा, बार बार बोल रहे हैं। हीट केवल उसी समय ट्रांसफर होगा जब बॉडी का टेम्परेचर डिफरेंस हो, यानी एक बॉडी हॉट हो एक बॉडी कोल्ड हो, है ना। टेम्परेचर डिफरेंस के वजह से हीट ट्रांसफर होगा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? अब मिटाया जाएगा। देखिए, एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी का एक्सचेंज मतलब ट्रांसफर दो तरीका से हो सकता है। कभी भी एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीका से हो सकता है केमिस्ट्री में। पढ़ रहे आप फिजिक्स, लेकिन केमिस्ट्री का बात करें, यहां सीखना केमिस्ट्री पे ध्यान देना मेरा। एनर्जी का एक्सचेंज दो तरीका से हो सकता है, एक इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये क्या है भाई? इन द फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में कैसे एनर्जी एक्सचेंज होगा? ध्यान दो ध्यान दो। मान लो कोई एक बॉडी है, मान लो एक बॉडी है, देखो इधर, अब बाहर में टेम्परेचर ज्यादा है, इस बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो आप बाहर से हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं इस बॉडी पे कि नहीं? नहीं कर सकते। एक मिनट, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है ना, है ना, बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है और अंदर का टेम्परेचर कम है, कर सकते हैं। ठंडा के मौसम में सबके घर में हीटर चलता है। हीटर में क्या होता है? टेम्परेचर ज्यादा होता है और आपका रूम का टेम्परेचर 27 डिग्री के आसपास होता है। वो क्या करता है? उसके पास टेम्परेचर ज्यादा, वो क्या करता है? वो टेम्परेचर, हाँ, ज्यादा टेम्परेचर वो देता है एनर्जी, तो आपका रूम धीरे धीरे क्या होता है? गर्म होने लगता है। जो ठंडा था वो तब तक देगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। लेकिन यहां पर मशीन है तो यहां पर बात नहीं करेंगे हम, लेकिन एक तरह से आप समझ सकते हैं। अब मान लो जब सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है, बाहर का टेम्परेचर कम है, तब अंदर से क्या होगा? बाहर की तरफ एनर्जी जाएगा। कौन सा एनर्जी जाएगा? टेम्परेचर बोल रहे तो हीट ही जाएगा, टेम्परेचर बोलेंगे तो हीट एनर्जी जाएगा। क्यों? टेम्परेचर ज्यादा था सिस्टम या बॉडी का, है कि नहीं? तो एनर्जी का एक्सचेंज हीट के फॉर्म में हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? अरे हाँ या ना बोलो। हम दोनों तरफ से बता दिए। ठीक है, गर्मी के दिन में रूम का टेम्परेचर ज्यादा होता है, तब क्या करते हैं? अंदर वाला ये क्या करता है? एसी अंदर वाला टेम्परेचर को लेता है और बाहर छोड़ देता है, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इसके तुलना में क्या होता है? कम रहता है।
ठीक है ना, तो करते हैं बाहर फेंक देते हैं। तो ये बस एक ड्रामा है जो आपको समझना है, ऐसा रियलिटी यहां से कुछ लेना है, बस हम आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि एनर्जी एक्सचेंज आपका दो तरीका से हो सकता है, जिसमें से एक होता है हीट के फॉर्म। ठीक है, बात समझ में आया? तो हीट के फॉर्म में बाहर से भी अंदर आ सकता है और अंदर से भी बाहर हीट जा सकता है। ये जा रहा है अंदर से बाहर, सॉरी बाहर से अंदर आ रहा है, सॉरी बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है, जहां टेम्परेचर ज्यादा है वहां से आएगा हीट। तो ये हीट सिस्टम के तरफ आ रहा है ना, तो यहां पर बोलेंगे हीट, इस प्रोसेस को बोलेंगे हीट गिवन टू सिस्टम। तो सिस्टम का हीट बढ़ रहा है तो इसलिए बोलेंगे पॉजिटिव। लेकिन फिजिक्स में इसको, फिजिक्स में भी यही बात बोलते हैं। अब देखो सिस्टम से हीट को हम बाहर फेंक रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे? हीट टेकिन किया जा रहा है सिस्टम से, तो इसको हम बोलते हैं हीट गिवन बाय सिस्टम। सिस्टम के द्वारा हीट दिया गया, तो सिस्टम का हीट कम हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा ये बताओ, इस सिस्टम कहां से हीट दे रहा है? अरे सिस्टम जो है, ये बॉडी जो है, इसका पास इंटरनल एनर्जी है ऑलरेडी स्टोर। ये वही इंटरनल एनर्जी है जो मॉलिक्यूल के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से हुआ, जो मॉलिक्यूल के मोशन के वजह से हुआ, वही इंटरनल एनर्जी दे रहा। सिस्टम कहां से एनर्जी देगा जी? बाहर। हाँ, तो यही इंटरनल एनर्जी क्या हो जा रहा है? हीट के फॉर्म में चेंज हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है? और जब बाहर से एनर्जी आ रहा है तो इसका इंटरनल एनर्जी बढ़ जा रहा है, इसलिए बोल रहे पॉजिटिव। जब अंदर यहां सिस्टम से, बॉडी से जब आप एनर्जी बाहर फेंक रहे थे, इंटरनल एनर्जी कम हो रहा है, तो बोल रहे नेगेटिव। तो ये जो बॉडी है, जो सिस्टम है, इसके पास इंटरनल एनर्जी होता है। अब ये इंटरनल एनर्जी को यू से डिनोट करता है। ये क्या क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और भी सारा बहुत सारा टर्म। तो भैया ये जो एनर्जी है यही ना भेज रहा है वो, ये इंटरनल एनर्जी स्टोर था सिस्टम के पास, बॉडी के पास, उसी को वो क्या कर रहा है, और उस स्टोर होने के वजह से उसका टेम्परेचर भी ज्यादा है, तो वो क्या कर रहा है? अपना एनर्जी को बाहर फेंक रहा है। बाहर फेंक रहा है तो बाहर का टेम्परेचर क्या था? क्यों फेंक रहा है? क्योंकि डाउन है टेम्परेचर। तो हीट तभी ट्रांसफर होगा जब टेम्परेचर डिफरेंस हो। तो यहां का टेम्परेचर ज्यादा था, ये बाहर का टेम्परेचर कम था, टेम्परेचर डिफरेंस पैदा हुआ, हीट फ्लो करेगा हाई टू लो, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। क्लियर है? अब क्यों कर रहा है? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। क्यों कर रहा है कोई बॉडी? क्योंकि उसके पास इंटरनल एनर्जी है कि नहीं? वही एनर्जी को ट्रांसफर कर रहा है। और दूसरा जो है इन द फॉर्म ऑफ वर्क, इन द फॉर्म ऑफ वर्क। वर्क के फॉर्म में भी हीट ट्रांसफर होता है, वर्क के फॉर्म में भी एनर्जी ट्रांसफर होता है। देखो इधर वर्क के फॉर्म में कैसे ट्रांसफर हुआ? मान लो यहां से यहां जब आ रहा है हीट, तो क्या किया? कोई ना कोई फोर्स से आ रहा होगा, और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या बन गया? वर्क डन। यहां से यहां जा रहा है तो कोई फोर्स से जा रहा होगा, फोर्स इनटू यहां से यहां डिस्प्लेसमेंट हुआ ना। अरे अब यहां से रूम से बाहर जा रहा है हीट, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ कि नहीं हुआ? तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? वर्क डन। हाँ या ना बोलिए? तो एनर्जी एक्सचेंज दो तरीका से होता है, और एनर्जी एक्सचेंज होने का वजह है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी है तभी तो वो एनर्जी भेज रहा है अंदर से बाहर। अब बाहर से आ रहा अंदर की तरफ, तो एनर्जी क्या हो गया? और ज्यादा हो गया, इसलिए प्लस का साइन है। जब अंदर से बाहर जा रहा है तो एनर्जी कम हो गया, तो माइनस का साइन। कोई दिक्कत? तो एनर्जी एक्सचेंज, एनर्जी ट्रांसफर करना दो तरीका से पॉसिबल है। ये सब याद रखना, ये सब 11th क्लास में थर्मोडायनेमिक में पढ़ने वाले हैं हम लोग, ठीक है? वीडियो चल रहा है, बंद कर दीजिए।